हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ न्यू वे। सो अभी तक हमने चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट 2 के अंदर आगे के जो फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। सो हमारा जो अब टॉपिक है वो है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ओके, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना है कि कांग्रेस की जो डोमिनेंस है, जो हमारी बुक के अंदर बताया गया। आप इस टॉपिक को देखो, आपको लगेगा कि कांग्रेस की डोमिनेंस है ये बताया गया, लेकिन नहीं, इसके अंदर ये बताया गया इस टॉपिक के अंदर कि जो कांग्रेस है सिर्फ वही वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी पार्टी नहीं जिसने पहली बार डोमिनेट करा हो। तो ऐसी और भी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी डोमिनेंस का सिस्टम देखा गया है। सो उसी के एग्जांपल्स कुछ दिए गए हैं। सो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम मीन्स कि एक ही पार्टी वहाँ पर रूल करती है। एक ही पार्टी मतलब इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन जो होते हैं वो फ्री फेयर दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, फ्री फेयर नहीं होते वहाँ पर इलेक्शन। एक ही पार्टी है जो बार बार जीतती है क्योंकि उसने इलेक्शन फ्री फेयर नहीं होते। वन पार्टी सिस्टम ये हमें किन कंट्रियों में देखने को मिलता है? वन पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा चाइना में। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है हमारा। ओके, और भी अदर कंट्रीज है जिस टाइप वन पार्टी सिस्टम आप देखेंगे मैक्सिको के अंदर भी मिल जाएगा आपको। हमने जब हम क्लास 9th में थे तो 9th के अंदर एक चैप्टर था, उसके अंदर भी हमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर मिलिट्री का होता है, मिलिट्री डोमिनेंस करती है, मीन्स मिलिट्री डोमिनेंस होती है। जस्ट लाइक पाकिस्तान, वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं और जो इलेक्शन के पार्टी जीतती है वो पार्टी उसके ऊपर डोमिनेंस नहीं करती है। मतलब वहाँ पर जो रूल बनाया जाता है वो मिलिट्री के परमिशन से बनाया जाता है। मतलब वहाँ पर जो मिलिट्री का हेड होता है वो उनकी परमिशन ली जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर पाकिस्तान में। ओके, आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत से एग्जांपल दे रखे हैं। मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स ले रही हूँ जिससे आपको बेसिकली बहुत जल्दी आ रहे हैं क्योंकि ये एग्जांपल्स आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। ओके, कुछ जगह ऐसे जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, मल्टी पार्टी सिस्टम और भी जगहों पे है। जस्ट लाइक आपको ये श्रीलंका के अंदर जो है वहाँ पर तो वन पार्टी कहेंगे हम। आप मल्टी पार्टी सिस्टम लेकर यूएसए, रशिया, इंडिया, इन कंट्रीज़ के अंदर क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब यहाँ पर पार्टी बहुत सारी होती है, ये सभी लोग पार्ट लेते हैं, इनमें से कोई एक पार्टी जीतती है और उनमें से जो बाकी अदर पार्टी होती है वो अपोजिशन में जाती है और कोई एक पार्टी रूलिंग पार्टी होती है। ओके, सो इसके अंदर ये होता है क्या कि कांग्रेस जो है, हमने स्टार्टिंग में बात करी कि कांग्रेस जो है वो लगातार 3 इलेक्शंस जीतती आई है। ऐसा मतलब ऐसा क्यों, मतलब क्यों जीते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कोई जगह है या पहली ऐसी कोई कांग्रेस है जिसने पहली बार जीता हो, नहीं। बाकी कंट्रीज़ के अंदर ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जैसे कि PRI एंड कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने भी बहुत से इलेक्शन रेगुलर जीते हैं, अभी तक वो जीतती आ रही है। ओके, सो ये क्या दिखाता है कि कांग्रेस जो है फर्स्ट ऐसी पार्टी नहीं है जिसने डोमिनेंस करा हो पॉलिटिकल के अंदर। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कांग्रेस सोशियोलॉजी, सोशल एंड आइडियोलॉजी। इट्स सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। ओके, सो अब इस जो टॉपिक है इसके हमें पढ़ना है कि जो कांग्रेस है उसने, उसकी आइडियोलॉजी ऐसी क्या थी जो वो इतनी ज़्यादा फेमस रही है। ओके, सोशल के अंदर वो इतनी फेमस क्यों थी, लोगों ने इसी को ही क्यों प्रेफर करा? बाकी भी तो थी वहाँ पर अपोजिशन पार्टी, उनको क्यों प्रेफर नहीं करा गया? सो इसका बेसिकली जो मेन रीज़न आएगा वो है इंडिपेंडेंस के अंदर कांग्रेस का जो भी योगदान है वो मेनली, इसका जो रीज़न है वो यही है। कांग्रेस जो थी वो कांग्रेस जो है वो फॉर्म हुई है, फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम। अगर आपको कांग्रेस के बारे में लिखने में आए तब भी आप ये सारी जो डिटेल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म हुई है 1885 में बाय A.O. ह्यूम। जब ये फर्स्ट टाइम बनती है पार्टी तो इसके अंदर पहले कौन होते हैं? इन अर्ली पीरियड
पहले के टाइम में यहाँ पर कौन लोग थे इस पार्टी के इंक्लूड, वो थे रिच मर्चेंट्स, वो लोग इस पार्टी में थे, ठीक है। और जितने भी अपर कास्ट के लोग थे वो आते थे इस पार्टी के अंदर, अपर कास्ट के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास, ये सभी लोग इसमें इंक्लूड कर जाए। तो आप देखेंगे कि इसके सब अमीर लोगों के लिए जगह है, बाकी जो गरीब लोग हैं उनको जगह नहीं मिली थी इस पार्टी में जब स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन जब हमारे देश के अंदर आज़ादी के लिए मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह, जब ये सब स्टार्ट होते हैं तो देखा जाता है कि लेटर कुछ टाइम बाद इस पार्टी के अंदर जिसकी आइडियोलॉजी वो चेंज हो जाती है। इस पार्टी के अंदर पीजेंट्स, गरीब लोग, इस पीजेंट्स, ठीक है, पुअर फार्मर्स, वो भी इसका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और लोअर कास्ट के लोग, दलित वगैरह, उनको भी इस पार्टी के अंदर जगह दी जाती है। इसके अंदर लेफ़्ट पार्टी के लोग भी आ जाते हैं, लेफ़्ट पार्टी, राइट पार्टी के लोग, ठीक है। लेफ़्ट पार्टी राइट पार्टी क्या होती है ये हम आगे के जो हमारा 3rd चैप्टर उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें, लेफ़्ट पार्टी एंड राइट पार्टी, ओके। सो ये जो लोग हैं, अभी आपने देखा कि कांग्रेस क्या है, बनी 1885 में, देन जब स्टार्ट हुआ तो बहुत अमीर अमीर लोग थे, बाद में क्या हुआ, गरीब लोग आ गए इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, इस पार्टी के अंदर ये वर्ल्ड जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे होता है तो उस टाइम पे सबसे फेमस पार्टी जो होती है वो कौन होती है, करेंगे हम जितनी भी पार्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सिर्फ हम उनकी जो डेट्स कब बनी वो, और उनके मेन लीडर्स और उनकी आइडियोलॉजी कि वो क्यों डिफरेंट है दूसरों से, इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो यही लिखने को आता है, इससे ज़्यादा इससे डिटेल में कुछ लिखने को नहीं आएगा। वो पूरा पेज जो भरा हुआ है उसके अंदर थोड़ा उनका काम वाम के बारे में वो इतना लिखने को नहीं आता, ओके। सो हमने फर्स्ट पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म कब हुई है ये, ओके, फॉर्म्ड इन, ये बनी है अर्ली 1920s में, ये पार्टी बन चुकी है। कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज हुआ है इंडिया के अंदर इन डिफरेंट पार्ट्स में, ओके। लेकिन जो पहले फ्रॉम 1935 कम्युनिस्ट जो हैं वो वर्ड नेमली विद कांग्रेस, ये लोग जो हैं ये कांग्रेस के साथ ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही वर्क करते थे पहले। लेकिन कुछ टाइम बाद ये इससे अलग हो जाते हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, ठीक है। वर्क विद कांग्रेस, ओके। कांग्रेस का जो पूरा नाम है वो INC है, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। सो नाउ अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इनके बिलीव्स क्या थे, आइडियोलॉजी कहते हैं मुझे बेसिकली, आइडियोलॉजी, और इसकी आइडियोलॉजी क्या है, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को मानना। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या करती है, वो मतलब वो बिलीव करती है, कम्युनिज्म जो होता है, कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म के ऊपर बिलीव करती है एंड वो क्या करती है, प्राइमरली सेकुलरिज्म को वो करती है प्रमोट, कि जो कंट्री है वो सेकुलर होनी चाहिए। सेकुलर मीन्स धर्म का भेदभाव नहीं, ओके। एंड मॉडर्न मतलब हमारी कंट्री के मॉडर्न चीज़ें होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कल्चर, ये सब हमने प्रमोट करना चाहिए। एंड आल्सो अथॉरिटियन, ओके। अथॉरिटियन जो होता है इसके अंदर कि अथॉरिटी सिर्फ किसी एक के पास होनी चाहिए और वो होनी चाहिए हमारी किसके, गवर्नमेंट के पास, वो ये लोग मानते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी का बेस्ट एग्जांपल है चाइना है, जो चाइना के अंदर जो उनकी पार्टी जैसे रूल करती है वही सेम पार्टी जो रूल करने जाती है कम्युनिस्ट पार्टी हर जगह करने जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी का मेन मकसद ही ये है, ओके। तो जो चाइना के अंदर आइडियोलॉजी चल रही है आपको सेम वही आइडियोलॉजी को और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं अगर ये ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आता है। नाउ अगर हम देखें तो ये सेपरेट कब हुई कांग्रेस से, सो ये सेपरेट होती है, सेपरेट फ्रॉम कांग्रेस इन 1941 में सेपरेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि 1941 में क्यों सेपरेट। आपको याद होगा 1942 के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो चल रहा है एंड जो ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है 1941 के अंदर जब कांग्रेस ब्रिटिशर के अगेंस्ट होती है तो ये सपोर्ट करती है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करती है, ब्रिटिशर इन देयर वार, जब वो वार कर रहे होते हैं, किसके खिलाफ वार होता है, वार अगेंस्ट नाजी, ओके।
वार अगेंस्ट जब नाजी कर रहे होते हैं, नाजी मतलब जर्मन के अगेंस्ट जब वो वॉर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये क्या करती है, ये वाली पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है। ओके, और ये 1951 के अंदर जब इलेक्शन होता है, तो मैं आपको पीछे बताया था कि जो इलेक्शन होता है उसके अंदर ये पार्टी सेकंड नंबर पे आती है, कांग्रेस जो होती है फर्स्ट पे आती है। और देन यहाँ पर क्या है कि इसके जो मेन लीडर्स हैं, मेन लीडर्स के जो नेम है वो याद रखना है आपको। मेन लीडर्स वो है A.K. गोपालन, A.K. गोपालन, ऐसे दंगा, ओके, ऐसे दंगा, P.C. जोशी, ओके, एंड अजय घोष। ये सब कौन है, ये सब इसके मेन लीडर्स हैं। जो इस पार्टी के मेन लीडर्स वो ये हैं जो कि CPI पार्टी को मतलब सपोर्ट करते हैं। CPI पार्टी वो जनरली साउथ के अंदर फेमस है, जिसके अंदर से कुछ स्टेट्स के हमें नाम पता है, जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, एंड जो केरला के अंदर भी ये पार्टी जीती थी, तो आपको इसके अंदर केरला का एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ओके, सो ये यहाँ पर फेमस है। नाउ हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है वो कौन सी है, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि इसकी ये कब फॉर्म हुई, फॉर्म्ड इन अगस्त 1959। ओके, सो इन 1959 स्वतंत्र पार्टी जो है वो फॉर्म हुई है। ओके, एंड जो ये कब फॉर्म होती है, आफ्टर नागपुर रेजोल्यूशन के बाद फॉर्म होती है। इसका जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, ये एक्चुअली यहाँ पर जो ये पार्टी है ये इस कांग्रेस का एक पार्ट होती है। इसके जो लीडर्स होते हैं, पहले आप उनके बारे में, क्यों इसके मेन लीडर्स होते हैं वो कांग्रेस के ओल्ड मेंबर होते हैं। वही जब उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती तो वो अलग अपनी पार्टी बना लेते हैं, जिसका नाम उन्होंने स्वतंत्र पार्टी रखा। उनमें से जो मेन लीडर्स हैं वो है राजगोपालाचार्य, ओके, और नेक्स्ट होते हैं KM मुंशी एंड NG रंगा, ओके। सो ये कौन है, ये इसके फेमस लीडर है स्वतंत्र पार्टी के। नाउ अब इसकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, इनकी आइडियोलॉजी है, ये लोग बिलीव करते थे फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए। फ्री इकोनॉमी मतलब नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रूल रेगुलेशन इसके अंदर ना बनाए। जो भी है मतलब जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सबके किसके हाथ में दे दी जाए, जो भी मतलब बिग इंडस्ट्रीज हैं उन्हें ही इकोनॉमी के लिए रूल्स बनाने दिए जाए। जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर अंबानी, टाटा, इन सबको ही मतलब इकोनॉमी के लिए रूल बनाने दिया जाए, इन्हीं लोगों को इकोनॉमी चलाने दी जाए। गवर्नमेंट जो है उसका लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो है गवर्नमेंट की जो, और इसके अंदर ये क्या करते हैं कि ये क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ये थोड़ा गवर्नमेंट जब कांग्रेस से अलग होता है तो ये जो कांग्रेस की कुछ पॉलिसी उन्हें वो करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनमें से एक है नैम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और ये कहता है कि हमें US के साथ क्लोज रिलेशन रखने चाहिए, क्लोज रिलेशन को सपोर्ट करते हैं US के साथ। ये कहता है कि गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसे क्लोज रिलेशन बनानी चाहिए US के साथ। ओके, सो नाउ सोशलिस्ट पार्टी। ओके, अब हमारी नेक्स्ट पार्टी कौन सी है, सोशलिस्ट पार्टी। इसके अंदर बेसिकली हमें वही पढ़ना है कि कब फॉर्म हुई, ये फॉर्म हुई है 1948 में बाय आचार्य नरेंद्र देव। ओके, आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने इस पार्टी को बनाया। ये पार्टी 1948 में बनी है। ये बिलीव क्या करती है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, मतलब इसकी आइडियोलॉजी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ओके, ये क्या करती है, क्रिटिसाइज़ करती है कि जो कांग्रेस है ना, ये भी कांग्रेस के पार्ट है। इसने ये कहती है कि हमने कांग्रेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि कांग्रेस जो थी वो कैपिटलिस्ट, मतलब जो लोग बहुत बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उन लोगों को जो है वो करती है, ज़्यादा सपोर्ट करती है। और जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें मतलब ध्यान नहीं देती उन पर। ठीक है, इसलिए ये क्या करती है सोशलिस्ट पार्टी,
उससे अलग हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो होती है सोशलिस्ट पार्टी भी स्प्लिट हो जाती है आफ्टर स्प्लिटेंस। ओके, आफ्टर स्प्लिट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ठीक है, तो मैं इसके नाम लिख रही हूँ। और इट्स बेसिकली फर्स्ट जो होती है वो होती है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ठीक है। सो ये इसकी पहला पार्ट बनता है जो कि ये टूट जाती है इससे, तो ये बनती है। सेकंड बनती है इसमें से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और एक पार्टी इसमें से जो बनती है वो होती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त, ओके, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। सो ये क्या है, ये जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है कुछ टाइम बाद, जो कि ये है। और इसके जो मेन लीडर्स हैं, अब हमें उनके नाम पढ़ने हैं। मेन लीडर्स जो थे इसके कौन कौन से थे? मेन लीडर्स है जयप्रकाश नारायण, जिनके बारे में आगे के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या करा है, क्यों ये इतने फेमस लीडर थे। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, इट्स अशोका मेहता, ओके, एंड आचार्य नरेंद्र देव तो इन्होंने बनाई है। और जो नेक्स्ट होता है वो राम मनोहर लोहिया, इनके नाम से एक हॉस्पिटल भी है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और SM जोशी, ये भी इसी के लीडर रह चुके हैं। तो ये क्या है, ये मोस्ट फेमस लीडर्स हैं इस पार्टी के। और यहीं पर ये वाली पार्टी भी हमारी खत्म होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट पार्टी आती है वो होती है भारतीय जनसंघ। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है, इसके बारे में बेसिकली ज़्यादातर पूछ भी सकता है क्योंकि करंट से रिलेटेड है ये थोड़ा। अब आपको पता चलेगा कैसे। भारतीय जनसंघ, ओके। सो भारतीय जनसंघ जो है वो बेसिकली क्या है, वो फॉर्म्ड इन 1951 बाय श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई है। भारतीय जनसंघ जो होती है वो डिफरेंट, मतलब बाकी पार्टियों से उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंस है। उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंस में क्या है, आइडियोलॉजी उसकी क्या डिफरेंट है, वो क्या करती है, वो उनका आइडिया है कि जो कंट्री है, उनका मानना है वन कंट्री, उनका जो स्लोगन है एक तरीके से वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन, ओके, कि एक ही कंट्री होनी चाहिए, एक ही जो कल्चर है वो फॉलो होना चाहिए, और एक ही हर जगह पे फ्लैग वगैरह जो भी होना चाहिए वो सब एक ही होना चाहिए। हमारी जो कंट्री से यूनाइट होकर रहना चाहिए। ये बिलीव करती है कि जो कंट्री है उसे मॉडर्न होना चाहिए, कंट्री बिकम मॉडर्न। ये इसमें भी बिलीव करती है कि कंट्री को मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, ओके। और जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। देन वो उनका एक जो मेन जो बिलीव है वो जो सबसे डिफरेंट है वो है रीयूनियन। इट्स रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। वो रीयूनियन, और इसको ये क्या कहते हैं, इन अखंड भारत। वो कहते थे कि जो इंडिया है उसे जो पाकिस्तान है उन दोनों को एक हो जाना चाहिए और अखंड भारत को बनाना चाहिए, ओके। सो इसके जो मेन लीडर्स हैं वो कौन से हैं, हमारे मेन लीडर्स हैं हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इसे बनाया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओके। सो नेक्स्ट इज दीनदयाल उपाध्याय। इनके नाम से भी हम देखेंगे तो हमें एक हॉस्पिटल देखने को मिलता है दीनदयाल उपाध्याय, जो कि दिल्ली के अंदर है। दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोहक, ओके। सो जो बीजेपी जो है वो इसी का ही एक रूट से ही निकले। मतलब बीजेपी जो है वो ये जब स्प्लिट होती है तो इसमें से एक पार्ट निकला है जिसका नाम है बीजेपी, जो कि होती है भारतीय जनता पार्टी। इसके जो बिलीव्स होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बिलीव्स होंगे वो सिमिलर होंगे कुछ, लेकिन कुछ ही चीज़ें होंगी जो इनमें डिफरेंट है, ओके। भारतीय जनसंघ का रूट है। सो यहाँ पर हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। हमने सारी पार्टीज पढ़ ली, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय जनसंघ। अब जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बस एक
इट्स एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। इसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर आपके जो भी आंसर होंगे वो आपके खुद के होंगे। मैं आपको एक ऑर्डरली बस बता देती हूँ क्योंकि इसके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आंसर आप खुद अपने माइंड से लिखेंगे कि हमें अपोजिशन पार्टी की ज़रूरत क्यों है पॉलिटिक्स के अंदर। आपको क्या लगता है कि हमें अपोजिशन पार्टी की ज़रूरत क्यों है? अपोजिशन पार्टी इसलिए होती है ताकि जो रूलिंग पार्टी है अगर वो अपनी करंट गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है, कोई भी गलत पॉलिसी बताए तो उसको अपोज कर सके। ओके, और जितने भी जो अपोजिशन पार्टी होती हैं उनका काम क्या होता है कि वो अपोज कर सके। और जो अपोजिशन अगर पार्टी नहीं होंगी कंट्री के अंदर तो हमें पता क्या चलेगा कि करंट गवर्नमेंट क्या कर रहा है। जस्ट लाइक अभी कुछ हम जैसे देख सकते हैं कि CAA आया है, अब वो सही है गलत, कुछ लोगों को जो गरीब लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है इस बिल के अंदर। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उस पूरे को रीड करती है, अगर उसमें कोई गलती होती है तो गवर्नमेंट को बताती है, उनका अपोज करती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो गलती है। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टी का रोल है। उनका काम ये भी होता है कि वो करंट गवर्नमेंट को गिराना चाहती हैं, वो रूलिंग पार्टी बनना चाहती हैं। ओके, ये क्रिटिसाइज़ करती है रूलिंग पार्टी। ये डेमोक्रेटिक, इससे अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होंगी तो एक ही पार्टी डोमिनेट करने लगेगी, एक पार्टी डोमिनेट करेगी तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? अपोजिशन पार्टी। ये डेमोक्रेटिक करेक्टर को भी शो करती हैं। अगर ये हमारी डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी है, इट शोज़ डेमोक्रेटिक करेक्टर। और इनको क्या होता है, ये अपने आप को लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश करती हैं। सो इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। अपोजिशन पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर सदियों से रही है। सो इसका मेन एग्जांपल है BR अम्बेडकर, जो कि कांग्रेस के सपोर्ट में कभी नहीं थे, लेकिन वो एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे थे, लेकिन वो हमेशा इंडिया के साथ थे उनके वेलफेयर के लिए। ओके, सो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।